प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरी बार अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट में 19 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। मंत्रियों का परफॉर्मेंस और यूपी, पंजाब और उत्तराखंड चुनाव के समीकरण इस विस्तार में अहम रोल निभाएंगे। मिर्जापुर सांसद अनुप्रिया पटेल, दार्जिलिंग सांसद एस आहलूवालिया, बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है, तो राज्यसभा सांसदों MJ अकबर, पुरुषोत्तम रूपाला और रामदास अठावले को भी मंत्री बनाया जा सकता है। यूपी के चंदौली से बीजेपी सांसद महेंद्र नाथ पांडे को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इस खबर के बाद से ही उनके दिल्ली स्थित आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। पार्टी जो काम सौंपेगी उस काम के अनुरूप मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। आज इन विषयों पर आपको शुभकामना दे रहा हूं और इन विषयों पर चर्चा आगे। अभी तो विस्तार में 2 महिलाएं, 2 नए अल्पसंख्यक, 5 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के मंत्री शपथ ले सकते हैं। मोदी कैबिनेट में 10 राज्य से मंत्री बनाए जाएंगे, जिनमें यूपी, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, कर्नाटक और असम शामिल हैं। कैबिनेट विस्तार में मौजूदा मंत्रियों के कामकाज और परफॉर्मेंस को भी महत्व दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल, कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान, पेट्रोलियम राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का प्रमोशन हो सकता है। तो वहीं HRD राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया, अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला और MSME मंत्री कलराज मिश्र सरकार से बाहर हो सकते हैं। इसी बीच खबर है कि इस विस्तार में राय न लिए जाने से सहयोगी शिवसेना नाराज है। वहीं कांग्रेस ने भी प्रस्तावित विस्तार को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मंत्रिमंडळाच्या चर्चेबद्दल अजूनही मी काही ठरवलेलं नाही, पण एक गोष्ट नक्की की शिवसेना काही मागायला कोणाकडे गेलेली नाही आणि शिवसेना लाचार होऊन कोणाच्या दारामध्ये उभी राहणार नाही। जो करना चाहें करें, कुछ लोगों को शायद जगह देना चाहते होंगे, अब समझ में नहीं आता है क्योंकि जो मंत्रिमंडल है उसमें भी कुछ नहीं कर पाए, बदल के क्या कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। हंदवाड़ा में बादरबला के जंगलों में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। पुलिस को खबर मिली थी कि आतंकियों का एक ग्रुप नागरी गांव में छिपा है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने गांव को घेर लिया। इसके बाद आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी गोलीबारी में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। इस साल जम्मू कश्मीर में 73 आतंकवादी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। ज्यादातर मुठभेड़ कुपवाड़ा में ही हुई है, जहां से आतंकी नियंत्रण रेखा पार करके कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। शनिवार को भी पंपोर में CRPF के जवानों पर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया था, जिसमें CRPF के 8 जवान शहीद हो गए थे और 22 जवान घायल हो गए थे। उस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। 50 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार और 4 जन दूसरे लोगों को CBI ने गिरफ्तार किया था। सभी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। CBI ने खुलासा किया है कि उसके पास राजेंद्र कुमार के खिलाफ काफी सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र कुमार के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर प्रणाली में घपलेबाजी का सबूत मिला है। सभी आरोपियों से CBI पूछताछ कर रही है। एक अन्य कर्मी दिल्ली सरकार, दिल्ली की प्राइवेट कंपनी के 2 तत्कालीन निदेशकों एवं एक प्राइवेट व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि राजेंद्र कुमार ने एक निजी कंपनी को गैर कानूनी ढंग से सरकारी ठेके दिलवाए और करीब 50 करोड़ का घोटाला किया। हालांकि केजरीवाल सरकार ने राजेंद्र कुमार की गिरफ्तारी को साजिश बताया है। कभी भी इतनी घटिया हरकतों पर नहीं उतरी, कभी भी इतने निचले स्तर पर नहीं उतरी जितना निचले स्तर पर अभी वर्तमान केंद्र की सरकार उतर के आ गई। 400 करोड़ के टैंकर घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ होगी। इसी मामले में ACB ने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा से पूछताछ की। ACB के मुताबिक कपिल मिश्रा ने जांच में सहयोग नहीं किया, लिहाजा उन्हें एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस तरह इन्वेस्टिगेशन करना है, ये किसी और के कहने से नहीं चलता और उनको जो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना चाहिए, बजाय कि मीडिया में आके उल्टे सीधे बयान दें। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार शीला दीक्षित को बचा रही है, इसीलिए अभी तक उनसे पूछताछ नहीं हुई है। पूरा उद्देश्य केवल यही लगा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को फंसाना चाहते हैं और ऐसा लगता है ACB शीला दीक्षित को क्लीन चिट देने की तैयारी कर रही है। सऊदी अरब के कातिफ और मदीना में 3 बड़े बम धमाके हुए हैं। मस्जिद के पास एक हमलावर ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस हमले में फिदायीन के अलावा 2 सुरक्षा बलों के मारे जाने की खबर है। दूसरा धमाका कातिफ में एक मॉल के पास हुआ, जिसमें 4 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक मदीना में पैगंबर की मस्जिद के पास एक कार में बड़ा धमाका हुआ। धमाका इतना भीषण हुआ कि आसपास मौजूद लोगों के चीथड़े उड़ गए। हमला स्थानीय समय के अनुसार शाम 7 बजे हुआ। इस वक्त मगरिब की नमाज होती है।
पाकिस्तानी टीवी चैनल अल अरबिया टीवी के मुताबिक हमलावर ने बम से खुद को तब उड़ाया जब सुरक्षाकर्मी इफ्तार कर रहे थे। आत्मघाती हमले से वहां भगदड़ मच गई। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मदीना इस्लाम धर्म में मक्का के बाद सबसे पवित्र माने जाने वाली जगह है। यहाँ पैगंबर मोहम्मद को दफनाया गया था। ढाका हमले को लेकर बांग्लादेश ने फिर कहा है कि हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ है। पाकिस्तान में दुनिया के कई आतंकियों को पनाह मिलती है। पाकिस्तान की शय पर दुनिया के कई देशों में आतंकी गतिविधियां जारी हैं। We know the character of the Pakistani. They are the greatest harbor of terrorism in the world, and it is because of the Pakistan many terrorists are involved in many subversive activities in many other countries. इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ढाका हमले में ISI के समर्थकों के आरोपों को खारिज किया था और भारतीय मीडिया पर सवाल उठाए थे। इस बीच ढाका हमले के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है। सोमवार को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। हैदराबाद से गिरफ्तार IS के 5 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उन्होंने IS में शामिल होने के लिए बकायदा शपथ पत्र भेजा था, जिसमें लिखा था कि वो बगदादी का हर आदेश मानने के लिए तैयार हैं। इन संदिग्ध आतंकियों से शपथ पत्र सीरिया में बैठे हैंडलर यूसुफ अल हिंद ने हैदराबाद मॉड्यूल के जरिए साइन कराया। इस मॉड्यूल के मास्टरमाइंड इब्राहिम यजदानी ने 5 संदिग्धों के शपथ पत्र स्कैन करके ईमेल से IS को भेजे। NIA ने खुलासा भी किया है कि इब्राहिम यजदानी पत्नी के जेवर बेचकर अजमेर में हथियार खरीदने भी गया था और उसने खाड़ी देशों में भी कई लोगों से संपर्क किया। इब्राहिम ने टर्की में पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए भी अप्लाई किया था। इब्राहिम यजदानी ने पुलिस स्टेशन के लिए मैप भी बना रखा था। उसने हैदराबाद के पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश की थी। अपनी चैटिंग को सिक्योर करने के लिए और बॉट और अमन अल मुजाहिदीन जैसी चैटिंग ऐप का इस्तेमाल करते थे। ढाका हमले को लेकर संदेह के घेरे में आया जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JMB ढाका में और हमले कर सकता है। ये अलर्ट भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दिया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक JMB भारत बांग्लादेश सीमा पर बेहद सक्रिय है और वहां उनके आर्म्स ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। JMB से 800 से ज्यादा आतंकी जुड़े हो सकते हैं। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर JMB की सक्रियता का खुलासा कुछ महीनों पहले पश्चिम बंगाल के बर्धमान में NIA की रेड में पता लगा था। NIA की रेड में बड़ी तादाद में विस्फोटक बरामद हुए थे और गिरफ्तार लोगों ने JMB का नाम लिया था। JMB से बांग्लादेश के अलावा भारत के पश्चिम बंगाल और असम में आतंकी हमलों का खतरा है।